Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are meeting in our second session of lecture number 12. And in this session, we are going to start from concept number 2. And in this concept, we are going to discuss about when attitudes predict behavior. यानी बेटा हम अब तक दो बातें पढ़कर आए हैं. हमने एक बात ये कही कि आपका एटीट्यूड आपके बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है, यानी जैसा आपका बिहेवियर होगा हम आपके बिहेवियर को देखकर हम समझेंगे कि आपका एटीट्यूड भी बिल्कुल वैसा ही है. पहली बात. दूसरी बात हमने ये सीखी कि नहीं, ऐसा नहीं होता. कभी कभी क्या होता है, आपका जो एटीट्यूड होता है आप उसके अगेंस्ट बिहेव कर रहे होते हैं, यानी आपका एटीट्यूड कुछ और होता है और आपका बिहेवियर कुछ और बता रहा होता है. ये दोनों मुख्तलिफ होते हैं. तो बेटा अब हम इस कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कब, यानी किन सिचुएशन में आपका एटीट्यूड जो है आपके बिहेवियर को प्रोड्यूस करेगा, यानी आपका बिहेवियर बिल्कुल आपके एटीट्यूड की तरह ही होगा. जैसा अंदर में आपका एटीट्यूड वैसा ही बाहर में बिहेवियर. कंसिस्टेंसी होगी दोनों में. लेकिन कब, किन सिचुएशंस में? on any occasion on any occasion it's not only our inner attitudes that guide us. यानी आपके सिर्फ इनर एटीट्यूड ही नहीं होते जिनको, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको डायरेक्ट करते हैं कि हाउ यू शुड बिहेव, हाउ यू शुड एक्ट. यानी ये सिर्फ आपके इनर एटीट्यूड नहीं फैसला नहीं करना होता, बट ऑल्सो द सिचुएशन वी फेस. यानी कभी कभी आपकी जो सिचुएशन होती है, आप जिस सिचुएशन को फेस करने जा रहे होते हैं, आप उस सिचुएशन को देखकर भी सिचुएशन के हिसाब से चलते हैं. फिर क्या होता है, शायद आपको अपने एटीट्यूड्स के अगेंस्ट ही जाना पड़े. तो कभी कभी ये भी होता है, जो कि हम पिछले सेशन में डिस्कस कर रहे थे अबॉर्शन वाले मिसाल में. Predicting people's behavior is like predicting a baseball or cricket player's hitting. यानी आप किसी का बिहेवियर प्रिडिक्ट करें तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपको कहा जाए कि अब आप प्रिडिक्ट करें कि अगली वाली गेंद पर सामने वाला जो बैट्समैन है वो आया छक्का लगाएगा, आया चौका लगाएगा, आया सिंगल लेगा, या आया उस गेंद को मिस कर देगा. कौन सी पॉसिबिलिटी है? तो आप कहेंगे नहीं भाई, कुछ नहीं बताया जा सकता, कुछ नहीं बताया जा सकता. क्यों? क्योंकि गेंदबाज जो है यानी बाउलर जो है उसकी स्पीड क्या है, उसकी गेंद गेंद की स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, फील्डिंग जो खड़ी है उन फील्डर्स की पोजीशन क्या है, और जो बैट्समैन खुद है उसकी टाइमिंग, आई मूवमेंट, परसेप्शन क्या है. ये सारी चीजें तयन करेंगी कि आया शॉट बाउंड्री के बाहर गेंद जाएगा, या सिंगल लेगा, या मिस होगा, या कैच आउट हो जाएगा. ये सारे फैक्टर्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं उस हिटिंग के पीछे, एक शॉट के पीछे. The outcome of any particular turn at bat is nearly impossible to predict because it is affected not only by the batter but also by what the pitcher throws and by a host of chance factors. यानी पिक्चर, बेसबॉल में गेंदबाज को पिक्चर कहा जाता है. ठीक है बेटा. तो इसी तरह उसके अलावा दो बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो भी इस चीज पर असरअंदाज हो रहे होते हैं कि आप क्या करने जा रहे हैं आने वाली गेंद के साथ. सिर्फ आपके अंदर की ख्वाहिश ही काफी नहीं होती कि मुझे छक्का लगाना है. आपकी ख्वाहिश तो थी छक्का लगाना, लेकिन आप छक्का नहीं लगा सके, आपने सिंगल ली. क्यों सिंगल ली? क्योंकि गेंद आपको उस तरह से आई और आपकी फील्डर के पास ही थी. आपकी ख्वाहिश थी आप 3 रन लें, लेकिन 3 रन नहीं ले सकते क्योंकि गेंद आपके विकेट कीपर के पास ही पड़ी है. आप दूसरी रन के लिए निकलेंगे, वो आपको आउट कर लेगा. इसीलिए आपकी ख्वाहिश तो थी अंदर, आपका आपका जो अंदर था वो कह रहा था कि आप 3 लें, लेकिन बाहर से आपने सिर्फ 1 रन ली. क्यों? क्योंकि बाहर की सिचुएशन ही 1 रन की इजाजत दे रही थी.
People's general attitude toward religion poorly predicts whether they will go to worship services during the coming week. यानी कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों ने ये देखा होगा ना कि फेसबुक पे हम बड़े अच्छे मुसलमान बनते हैं। फेसबुक पर हम बड़े अच्छे और बड़े यानी पारसा किस्म के मुसलमान बनते हैं, बड़ी आर्गुमेंट कर रहे होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ना हम नमाज पढ़ते हैं, ना हम रोजा रखते हैं, ना हम हज करते हैं। बस वुसअत होने के बावजूद भी हम ये सारी चीजें नहीं कर रहे होते। तो आपकी बातें तो सुनकर यानी लोग कहेंगे कि भाई बड़े बड़े यानी पक्के मुसलमान हैं, लेकिन जब हमारा वो अमली अमल आके देखेंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि नहीं, ये सिर्फ हवाई बातें करते हैं, इनके पास अमल कोई नहीं है। Because attendance is also influenced by the weather, the worship leader, how one is feeling and so forth. बेटा यहाँ पे बताया गया है कि आप शायद यानी शायद आपके अंदर में ईमान भी पक्का हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन दूसरे फैक्टर्स भी हैं जिन्होंने इसका तयन करना होता है कि आप उस वक्त कैसा फील कर रहे होते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब आप बेचैन होते हैं, आपका मूड अच्छा नहीं होता, तो आप नहीं जाते, कोई भी आपसे काम नहीं होता, इवन आप नमाज को छोड़ देते हैं। तो आपका मूड जो इस चीज का तयन करेगा। मौसम कैसी है, कभी कभी हेवी तूफान होता है, बड़ी रेन होती है, बारिश पड़ रही होती है, तब भी आप जो है वो नहीं जाते मस्जिद में। अच्छा, वेन डज अवर बिहेवियर अफेक्ट अवर एटीट्यूड। बेटा अब तक हमने पढ़ा था कि आपका अंदर जो है, आपका एटीट्यूड जो है वो आपके बाहर पर असर डालता है। यानी आपका बिहेवियर है उसका तयन होता है किस चीज से, आपके एटीट्यूड से। होता है या नहीं होता, ये दो चीजें अब तक हमने डिस्कस की। अब हम उल्टा पढ़ेंगे, यानी आपका बिहेवियर जो है वो आपके एटीट्यूड पर असर कर रहा है। यानी आपका बाहर बाहर जो कुछ आप कहते हैं या जो कुछ आप करते हैं, फिर आपके अंदर के ख्यालात और एहसासात भी वैसे ही बनते जा रहे होते हैं जैसा कि आप बाहर कर रहे होते हैं। पहले हम क्या डिस्कस कर चुके थे, अंदर से बाहर का सफर। अब हम क्या पढ़ेंगे, बाहर से अंदर का सफर। यानी जो कुछ आप बिहेवियर कर रहे होते हैं, बिहेव कर रहे होते हैं, आपके अंदर के एहसासात और अंदर के ख्यालात उस बिहेवियर की मानंद बनते जा रहे होते हैं। बेटा ये पॉइंट समझ में आ गया जो अभी मैंने कहा है, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर ऑन एटीट्यूड। हेलो। यस सर। जी सर। जी बेटा सर क्या मैं कुछ समझे शेयर बताएं। करना चाहूंगा सर। जी क्या मेरी आवाज आ रही सही? हाँ आवाज आ रही है। सर आपने जैसे कहा ना कि हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर किस वक्त सही होता है, तो आई थिंक सेम वो तब होते हैं, हमारा एटीट्यूड भी और हमारा बिहेवियर, जब सिचुएशन हमारे अंडर कंट्रोल होती है। जब हमारे, मैं भी चलो अबू, मैं किसी चीज चाहता हूँ जो अबू नापसंद करते हैं, तो मेरे बिहेवियर के अगेंस्ट हो, लेकिन अबू के सामने जैसे सिचुएशन मेरे अंडर नहीं है तो मुझे वो बात माननी पड़ती है, या मतलब होता है। जब हाँ छोटे भाई बहन होते हैं, वहाँ जैसा हमारा बिहेवियर होता है वही हमारा एटीट्यूड है। तो आई थिंक जब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जी अच्छा बेटा, आगे बेटा हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं या जब आप कोई बिहेव कर रहे होते हैं तो बाद की आपकी जो सोचें आपकी उस काम के हिसाब से हो जाती हैं। इट्स ट्रू दैट वी समटाइम्स स्टैंड अप फॉर व्हाट वी बिलीव। यानी कभी कभी क्या होता है, जिन चीजों पे आपका बिलीव होता है कि भाई गलत काम नहीं करना चाहिए, तो आप बाहर भी वो काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल यानी कि जो बच्चा है पेपर खाली छोड़ दिया है, उसने सही नहीं लिखा, उसको फेल होना चाहिए, ये आपका बिलीफ है। और अब बाहर वाकई भी कई आपको प्रेशर आता है कि भाई आप करें इसको पास, उसकी बड़ी बड़ी सिफारिशें आती हैं, आप किसी की नहीं सुनते, उसको फेल कर देते हैं। यानी जैसा आपका अंदर का एटीट्यूड था वैसा ही आपका बाहर का बिहेवियर भी रहा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बाहर अगर आप कोई बाहर से यानी गलत आपका बिहेवियर हो जाए, तो उस गलत काम के बाद आपका आहिस्ता आहिस्ता अंदर का एटीट्यूड भी चेंज होना शुरू हो जाता है, और वो भी बाहर के बुरे बिहेवियर की तरह अंदर हो जाता है। यानी फिर आपका एटीट्यूड भी
बाहर के बिहेवियर की तरह ही हो जाता है। ये कब होता है? ये बेटा अक्सर औकात वो जो लोग करप्शन करते हैं ना, करप्शन शुरू में कहते हैं नहीं नहीं करप्शन बुरी बात है, नहीं करनी चाहिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता यानी उनको थोड़ी वो लग जाती है, लत लग जाती है, भाई ऐसा चीज नहीं की है वो लत लग नहीं जाती देती है। है, ठीक है। वो थोड़ा सा ले लेते हैं, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए उन्होंने रिश्वत ले ली। अब जब उन्होंने देखी नहीं, नई गाड़ी ले ली, हमने घर ले लिया, भाई ये तो मजे लगे पड़े इस चीज के। अब उनसे कोई इंटरव्यू लेने, हाँ भाई करप्शन, वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं है, ये है वो है, दूसरे लोग भी तो काम करते हैं गलत, मैं अकेला थोड़ी हूँ, और तनख्वाहें बहुत कम है, इनमें से गुजारा नहीं होता, हमारे बच्चों का भी हक है कि वो भी अच्छी गाड़ी में घूमे। तो आप कहते हैं यार पहले इस बंदे की क्या ख्यालात थे और अब आज क्या ख्यालात हैं। तो आपके ख्यालात बदल जाते हैं जब आपसे कोई गलत काम हो जाए, यानी उस गलत काम का असर ये होता है आपकी अंदर के ईमान को खा जाता है, आपके अंदर के एटीट्यूड को, फीलिंग्स को, एहसासात को भी गंदला गंदा कर देता है, उनको भी अपने जैसा कर देता है। अच्छा, कोई दूसरा मिसाल, कोई क्या कहते हैं कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सुने होंगे, यानी अक्सर कहानियां भी सुनते हैं, कभी कभी मर्द करते हैं, कभी कभी औरतें करते हैं, जो शादीशुदा होते हैं वो यानी अफेयर में पड़ते हैं। तो शादी से पहले या इन चीजों से पहले वो इन चीजों को गुनाह तस्वर करेंगे, लेकिन एक बार हो जाए तो फिर उनके पास अपनी जस्टिफिकेशंस होती है उन सारी चीजों के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, वो भी कर रहा होगा, ये है वो है। तो एहसासात भी बदल जाते हैं उस बुरे बिहेवियर के बाद। But it's also true that we come to believe in what we stand up for. कभी कभी जो काम आप कर लेते हैं, फिर आप अपने एहसासात, अपने ख्यालात को बिल्कुल उस काम की तरह ही रखना शुरू कर देते हैं। When induced to give spoken or written support to something they doubt. For example, आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए भेजा जाता है, आप प्रेजेंटेशन दें। अब आप हैं, क्या कहते हैं कि आप हैं, एक होते हैं ना लिबरल और एक होते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव यानी वो जो पुराने ख्यालात वाले, लिबरल यानी वो जो मॉडर्न किस्म के लोग। तो आपको पता है औरतों के हवाले से, औरतों को आज़ादी देना, औरतों के हुकूक, तालीम, जॉब की इजाजत, मर्जी की शादी, ये सारी चीजें लिबरल लोग जो है वो दे रहे होते हैं, कंजर्वेटिव नहीं दे रहे होते। ठीक है बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल आप कंजर्वेटिव हैं, आप आए हैं और आपको प्रेजेंटेशन का टॉपिक दिया गया कि आपको देना है लिबरल पर, कि लिबरल होना चाहिए। अब आप अंदर से तो कंजर्वेटिव हैं, आपके ख्यालात, आपके एटीट्यूड बिल्कुल ऐसे नहीं है, लेकिन बाहर से आप आकर स्पीच देते हैं, नहीं भाई लड़कियों को इजाजत देनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट की, उनको उनकी मर्जी पूछनी चाहिए शादी की, उनको पसंद की शादी की इजाजत देनी चाहिए, उनको तालीम की इजाजत देनी चाहिए। आप ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं। ठीक 10 मिनट के बाद, आपकी प्रेजेंटेशन के बाद आपसे कोई बात पूछता है, हाँ भाई अब बताओ आप अपनी बेटी को या आप इसको छोड़ेंगे, तो आप कहेंगे हाँ मैं छोड़ूंगा। अब क्योंकि आप तो पुराने ख्यालात वाले थे, अब आपके ख्यालात क्यों बदल गए? क्योंकि आपने पब्लिक के सामने अपना एक इमेज शो किया है, आपने कुछ बड़ी बड़ी बातें की। अब आप क्या कहते हैं उनके सामने, आप यानी डिफरेंट ना दिखें, बल्कि आप जो कुछ कह आए हैं आप बिल्कुल वैसे दिखें, इसीलिए आप कहते हैं हाँ मैं भी इजाजत दूंगा। तो आपके ख्यालात ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाते हैं और वो भी बिहेवियर की तरह बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, पीपल विल ऑफन फील बैड अबाउट देयर डिसीट। वो गलत फील करेंगे कि भाई एक मैं सामने एक बात कहकर आया हूँ और यहाँ पे बैठकर मैं कोई और बात कहूँ, लोग मुझे गलत समझेंगे, इसीलिए जो सामने बात मैं कहकर आया हूँ उसके हिसाब से अकॉर्डिंग में दूसरी बातें भी बताऊं। उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, अपने अंदरूनी ख्यालात को चेंज करना पड़ता है। दे बिगिन टू बिलीव व्हाट दे आर सेइंग, यानी वो जो कुछ कह चुके हैं उस पर वो बिलीव करना शुरू कर देते हैं। इन शॉर्ट, people tend to adjust their messages to their listener, यानी लोग क्या कर रहे होते हैं, अपने मैसेजेस को एडजस्ट कर रहे होते हैं सुनने वालों को मद्देनजर रखकर। बेटा यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आ रही है, वो ये है कि 99% लोग वो कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन 1% लोग होते हैं जो वो कुछ कर रहे होते हैं जो वो महसूस करते हैं।
यानी जो कुछ महसूस करना और वही चीज कहना, भाई मैंने महसूस किया है कि मेरा सामने वाला कलीग जो है वो बड़ा करप्ट है, और मैं उसके सामने कह दूं कि भाई मैंने महसूस किया आप करप्ट हैं। ये कोई नहीं कहता, सामने कोई नहीं कह सकता। सामने हर कोई कहेगा हाँ भाई अच्छी बात ये वो, लेकिन जो अंदर से फील करे वही बात बाहर कर दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, एंड हैविंग डन सो टू बिलीव द अल्टर्ड मैसेजेस, यानी आप क्या कर रहे थे, मैसेजेस को अल्टर कर रहे होते हैं। आप सामने वाला बंदा देखते हैं, उस हिसाब से बातचीत करते हैं कि मैं कोई ऐसी बात ना करूं जो उसको ऑफेंड करे। इस हिसाब से आप अपनी मैसेजेस को अल्टर कर रहे होते हैं, यानी चेंज कर रहे होते हैं, क्या कहना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और फिर जो कुछ आप कह चुके हैं उसके हिसाब से आप बिलीव करना भी शुरू कर देते हैं। द एटीट्यूड फॉलो बिहेवियर, यानी जैसा आपका बिहेवियर होगा आपके एटीट्यूड भी वैसे ही बनते जाएंगे। प्रिंसिपल वर्क्स विद इमोरल एक्ट्स एज वेल, इमोरल यानी जो गैर इखलाकी काम आप करते हैं या हम करते हैं, अल्लाह माफ फरमाए उनसे। करप्शन की जो मैंने आपको मिसाल दी, ठीक है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की मैंने आपको मिसाल दी, तो इस तरह के लोग जो काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे ये चीज होती है कि जैसा उनका बिहेवियर होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो एटीट्यूड्स भी वैसे ही डेवलप करना शुरू कर देते हैं। Evil sometimes results from gradually escalating commitments, यानी इंसान कभी भी एक रात के अंदर, एक दिन में या एक लम्हे में बुरा नहीं बन जाता, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता उस बुराई की तरफ जा रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम के साथ उन बुराइयों की तरफ जा रहा होता है। कैसे? एक गलत काम किया, फिर ऑटोमेटिकली उसके बिलीफ सिस्टम अंदर में थोड़े चेंज हो गए। पहले वो पक्का ईमान वाला था, अब उसका ईमान कमजोर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होते होते बल आखिर एक दिन आएगा वो ईमान ही खत्म हो जाएगा, जमीर ही मर जाएगा। फिर बाहर से वो भले दूसरे दो लोगों को कत्ल भी कर दे, तो अंदर उसका कोई उसको यानी क्रिटिसाइज नहीं करता, अंदर उसको अंदर यानी उसको क्या कहते हैं कि टोकता नहीं है कि भाई ये तूने तो बड़ा गलत काम कर दिया, क्योंकि अंदर टोकने वाला अब जिंदा है ही नहीं, वो तो मर चुका है। A trifling evil act can whittle down one's moral sensitivity, making it easier to perform a worse act. यानी आप जो कुछ गलत काम करते हैं वो फिर बाहर से यानी इजीली आप करते जा रहे होते हैं, जब आपके अंदर जो एक रोकने वाला है, एक मोरल सेंसिटिविटी है, एक जमीर है, वो अगर कमजोर होता जाए तो आप बाहर से जो फिर जो कुछ कर रहे होंगे आप यानी वो फिर आप क्या कहते हैं कि बगैर किसी खौफ के आप कर रहे होंगे। बेटा किसी जगह पे मैंने सुना था कि इंसान के अंदर में दो कुत्ते होते हैं, दो डॉग्स होते हैं, उनमें से एक अच्छा डॉग होता है और एक बुरा डॉग होता है। अच्छा, आप अगर अच्छे डॉग को फीड करेंगे तो वो अच्छा डॉग जो है वो यानी ताकतवर हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बुरे डॉग को फीड करते हैं तो वो बुरा डॉग जो है वो पावरफुल हो जाएगा। बुरा डॉग आपको खाना चाहता है, आपको खत्म करना चाहता है, आपको तबाह बर्बाद करना चाहता है। और अच्छा डॉग जो है वो आपकी सेफ्टी करना चाहता है, आपको सिक्योर रखना चाहता है। अभी आपकी मर्जी है कि आप किसको फीड करें। जिसको फीड करेंगे वही ज्यादा ताकतवर होगा, जिसको फीड नहीं करेंगे वो कमजोर होता जाएगा। ठीक है बेटा, जो अच्छे वाला डॉग है उसको हम जमीर कहते हैं, और जो बुरे वाला डॉग है उसको हम नफ्स कहते हैं। बाज़ औक़ात हम क्या कर रहे होते हैं, हर वो काम कर रहे होते हैं जो नफ्स को और ज्यादा ताकतवर कर रहा होता है, और हर वो काम कर रहे होते हैं जिससे जमीर हमारा कमजोर होता जा रहा होता है। और जब हमारा जमीर कमजोर हो तो हमें गलत जब काम भी कर लें तो पता ही नहीं चलता कि हमने कोई गलत काम किया है। अच्छा, आफ्टर टेलिंग अ व्हाइट लाई एंड थिंकिंग वेल दैट वाजंट सो बैड, कभी कभी आप क्या कहते हैं, आपने झूठ बोल दिया और आपने कहा कि नहीं भाई ये थोड़ा बहुत चलता है, इसके बगैर आप समाज में चल ही नहीं सकते। यानी आपको कुछ फील हुआ ही नहीं, आपने झूठ बोला और बजाय शर्मिंदगी के आपने ये कहा कि नहीं भाई ये थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, और आप मुतमईन हो गए। द पर्सन में गो ऑन टू टेल अ बिगर लाई, और आपने इस तरह से छोटे छोटे झूठ बोलने से शुरुआत की, और एक दिन ऐसा भी आता है कि आपने बड़े बड़े झूठ बोलना शुरू कर दिए। Why does our behavior affect our attitude? यानी आपका बिहेवियर जो है यानी बाहर वाला एक्शन, वो अंदर वाले ख्यालात और एहसासात पर क्यों असर छोड़ता है?
सेल्फ प्रेजेंटेशन थ्योरी अज्यूम्स दैट, हम सेल्फ प्रेजेंटेशन थ्योरी पढ़ कर आए हैं जिसमें हमने ये पढ़ा था कि आप दूसरे लोगों के सामने अपने आप को पेश करते हैं और आपकी ख्वाहिश होती है, आपकी कोशिश होती है कि आप अपनी परफॉर्मेंस, अपने बिहेवियर को उस हिसाब से रखें कि आप दूसरों को विन करें, दूसरों पर अच्छा इंप्रेशन डालें। ये थ्योरी बताती है कि फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस वी एक्सप्रेस एटीट्यूड्स दैट मेक अस अपीयर कंसिस्टेंट। यानी कभी कभी आप स्ट्रेटेजिक रीजंस यानी अपने जाती मफाद के लिए ऐसे ऐसे एटीट्यूड्स को भी आप यानी शो करते हैं जो आपके यानी कि कंसिस्टेंट लगे आपके बिहेवियर से। फॉर एग्जांपल, एक जगह पे मैंने पढ़ा कि कोई यानी बंदा, एक बल्कि एक स्टूडेंट था, वो अपने किसी यानी दूसरी स्टूडेंट जो थी उससे मोहब्बत करता था। अब उसको क्या बजाते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो उसको पसंद ही नहीं होता था। लेकिन जब उसको पता चला कि वो जो सामने वाली है उसको वो इंस्ट्रूमेंट पसंद है, तो इसने भी उसको ऑटोमेटिकली पसंद करना शुरू कर दिया, उसकी तारीफें करना शुरू कर दी। अब ये इसकी तारीफें क्यों कर रहा है, इसके पीछे इसका स्ट्रेटेजिक रीजन है। No one wants to look foolishly inconsistent। ठीक है बेटा, कभी भी कोई भी इस तरह से नहीं दिखना चाहेगा कि वो कर एक काम रहा हो और उसके एहसास और ख्यालात दूसरे हों। To avoid seeming so, we express attitudes that match our actions। तो आप इस तरह की डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे होते हैं, आप उस तरह के एटीट्यूड्स, उस तरह के ख्यालात को जाहिर कर रहे होते हैं जो कि आपके एक्शंस के साथ मैच कर रहे हों। To appear consistent we may pretend those attitudes। कभी कभी क्या होता है, आप कंसिस्टेंट रहने के लिए कि भाई मैं जैसा बाहर से हूँ वैसा ही अंदर से हूँ, तो आप क्या करते हैं, जैसे बाहर से आप बिहेवियर कर रहे होते हैं, आप अंदर वाले एटीट्यूड भी वैसे ही रखते हैं, इवन वो पहले डिफरेंट थे। इवन इफ दैट मीन्स डिस्प्लेइंग अ लिटिल इनसिंसियरिटी और हाइपोक्रेसी। यानी उसका मकसद ये है कि इवन उसके लिए आपको अगर हाइपोक्रेसी भी करनी पड़े तो आप वो भी कर जाते हैं। इट कैन पे ऑफ इन मैनेजिंग द इम्प्रेशन वी आर मेकिंग। इससे क्या होता है कि आप वो इम्प्रेशंस कायम करने में कामयाब हो जाते हैं जो आप चाहते हैं। तो जब एक दो बार आपको कामयाबी मिल जाती है इस तरह से, तो ये चीज आपकी आदत बन जाती है कि मुझे जिस तरह से मैं बाहर से बिहेव कर रहा हूँ मुझे एटीट्यूड्स भी उस तरह के ही रखने होते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एटीट्यूड्स भी आपके बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और आपके एटीट्यूड्स वही फॉर्म हो जाते हैं। बेटा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है बेटा? कॉग्निटिव डिसोनेंस कहता है कि जब आपका बिहेवियर नेगेटिव हो, बाहर से आपका बिहेवियर, फॉर एग्जांपल कोई आप गलत काम कर रहे हैं लेकिन आपका एटीट्यूड उसके लिए पहले पॉजिटिव था, अब एटीट्यूड पॉजिटिव, बिहेवियर नेगेटिव, ये दोनों चीजें कुछ बन नहीं रही। ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक गाड़ी है, कार है, एक पहिया उसका जो है वो कार का है, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का है, तो वो कार चल नहीं पाएगी। अब करना क्या होगा, या तो दोनों पहिए ट्रैक्टर वाले लगाने पड़ेंगे या तो दोनों पहिए कार वाले लगाने पड़ेंगे। और आप क्या करते हैं, कभी भी बिहेवियर जो है उसको एडजस्ट नहीं करते, यानी चेंज नहीं करते लोगों के लिए, बल्कि आप एटीट्यूड्स को ही चेंज कर लेते हैं। तो नेगेटिव बिहेवियर को चेंज नहीं करते। तो होता क्या है, जो आप नेगेटिव बिहेवियर कर रहे होते हैं और फिर अंदर में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, तो डिस्कम्फर्ट फील होती है। डिस्कम्फर्ट क्यों फील होती है? वही जमीर वाली बात के जमीर आपको पिंच करना शुरू कर देता है कि यार आपने ये क्या काम कर दिया, ये तो आपने गलत काम कर दिया। लेकिन आप क्या कर रहे होते हैं कि बाहर वाला बिहेवियर आपकी इतनी मजबूरी बन चुका होता है कि आप फिर उस अंदर वाले जमीर को डरा धमका कर खामोश करा देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, समाज में चलना है, हालात हैं, लोग हैं, इस झूठे मुआशरे में चलना है तो थोड़ा बहुत झूठ बोलना ही पड़ेगा। फिर इस तरह के अपने आप को जस्टिफिकेशन देकर अंदर वाले एटीट्यूड को भी आप बाहर वाले बिहेवियर के मुताबिक रखते हैं, ताकि वो जो अंदर से आवाजें आ रही थी वो आवाजें आना बंद हो जाएं, क्योंकि वो आवाजें आपको डिस्कम्फर्ट कर रही थी, वो आवाजें आपको बेचैन कर रही थी। लेकिन जब आपने एटीट्यूड को भी नेगेटिव रखा तो अब वो आवाजें बंद होना शुरू हो गई, वो खत्म हो गई, अंदर में फिर आप बेचैनी आपकी खत्म हो गई। इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस से क्या मुराद है? कीपिंग योर एटीट्यूड्स या चेंजिंग योर एटीट्यूड्स एज पर योर बिहेवियर। यानी आपका बिहेवियर उस हिसाब से आप अपने एटीट्यूड रखते हैं,
उस तरह के ख्यालात अपने बनाते हैं, उस तरह के एहसासात आप डेवलप करते हैं। Our attitudes change, आप अपने एटीट्यूड्स को चेंज कर रहे थे बिकॉज वी आर मोटिवेटेड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी अमंग अवर कॉग्निशंस। आप क्या करना चाहते हैं, आप अपने कॉग्निशंस में कंसिस्टेंसी डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि अंदर आपके माइंड में ख्याल हो रहा होगा कि यार ये मैंने क्या किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो आप इन सारी चीजों के दरमियान यानी यकसानियत पैदा करना चाह रहे होते हैं, इसीलिए आप यानी एटीट्यूड ही चेंज कर देते हैं, और फिर आपके अंदर वाले एटीट्यूड भी आपके बाहर वाले बिहेवियर की तरह बन जाते हैं। वी फील टेंशन और लेक ऑफ हार्मनी, टेंशन और लेक ऑफ हार्मनी जिसको हम कहते हैं डिसोनेंस, यानी अंदर में क्या है, हार्मनी नहीं। हार्मनी यानी सोचों में बहुत बड़ा तूफान चल रहा है, क्योंकि बाहर मैंने गलत काम कर दिया है और अंदर वाला इंसान कह रहा है कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। ये तो झगड़ा होता है ना। अच्छा बेटा, इसका इसका मिसाल मैं आपको ये देता हूँ। एक शोहर है, वो रिश्वत लेता है। एक शोहर है, वो रिश्वत लेता है। घर आता है, बीवी बड़ी नेक है। अब बीवी बड़ी नेक है, अब आप यूं समझें, बीवी एटीट्यूड है, शोहर बिहेवियर है। शोहर बाहर से रिश्वत ले रहा है और बीवी अंदर से उसको यानी कि वो कह रही है गलत काम है, हमें नहीं करना चाहिए, ये नहीं वो नहीं। अब शोहर क्या करता है, घर आता है तो बीवी उसका जीना हराम कर देती है, उसको सुकून ही नहीं आता। अब शोहर क्या करता है कि जो रिश्वत लेता है उनसे बड़े बड़े हार, ज्वेलरी, ये वो बीवी के लिए लेकर आता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बीवी भी उस चीज में खुश हो जाती है। जब बीवी खुश हो गई तो अब घर में उसको कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं, अब बीवी भी राजी, शोहर भी राजी, तो बीवी को भी उसने अपनी उस लाइन पे लगा लिया। बेटा बात समझ में आ गई मेरी? डिसोनेंस, Yes. when two simultaneously accessible thoughts or beliefs, cognitions are psychologically inconsistent, यानी अंदर में जब दोनों चीजें यानी कि डिफरेंट होती हैं तो आप उनको मैच जब तक नहीं करते आपको सुकून नहीं आता। और मैच करने के लिए आप क्या करते हैं, अपने एटीट्यूड्स को अपने बिहेवियर की तरह रख देते हैं। अच्छा बेटा, बिग डिसीजंस कैन प्रोड्यूस बिग डिसोनेंस। बेटा जितने सारे आपके बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं वो आपके डिसोनेंस भी बहुत बड़ी पैदा करते हैं। ठीक है बेटा, when one later ponders the negative aspects of what is chosen and the positive aspects of what was not chosen। बेटा ये कब होता है, डिसोनेंस कब होता है कि आपने किया नेगेटिव है, ponders the negative aspects of what is chosen, यानी आपने जो कुछ नेगेटिव किया है और फिर आपकी सोचें कहाँ पे जाती हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, व्हाट वाज नॉट चोजन, कि भाई जो चीज मुझे करनी थी वो मैंने नहीं की, जो नहीं करनी थी वो मैंने की। जब इस कंडीशन आपकी होती है तो तब आपका ये डिसोनेंस पैदा हो जाता है। फिर आप उस डिसोनेंस से खुद को कैसे छुड़ाते हैं, आप डिसोनेंस से छुड़ाते हैं अपने थॉट को उस हिसाब से, बिहेवियर के हिसाब से करके। बेटा अब तक मैंने 3-4 एक्सप्लेनेशंस दिए इसके लिए, अब एक मैं आपको मिसाल बताना चाहूंगा। कभी कभी क्या होता है, आप कोई यानी शॉपिंग करने जाएं या कोई सौदा लें या कोई घर खरीदें या कुछ भी करें, आपको उसमें धोखा मिल जाता है, आप यानी आपका वो डिसीजन गलत साबित हो जाता है, आपने गलत डिसीजन ले लिया। ठीक है, जैसे मेरे एक फ्रेंड थे, उसने अपना घर बेचा, 1.5 करोड़ का, 1.25 करोड़ का घर बेचा, 1.5 करोड़ के प्लॉट किसी जगह पे जाकर लिए, और फिर पता चला कि वो तो फरार था पूरा, प्लॉट उस बंदे के थे ही नहीं, वो तो पैसे लेकर यानी इधर उधर हो गया, और अब उसके पास ना प्लॉट रहा ना घर रहा, कुछ भी नहीं रहा। अब 1.5 करोड़ का नुकसान करने के बाद अब बाहर तो बहुत नेगेटिव हो चुका ना, अब अंदर में उसको यानी सोचें सुकून के साथ बैठने ही नहीं देंगे, भाई ये तुमने किया क्या। अब उसको वो तो खुदकुशी कर लेगा अगर उस तरह की सोचें आएंगी। अब सोचों को खामोश कैसे करेगा, नहीं चलो तजुर्बा तो हुआ, सोसाइटी में ये सारी चलती हैं, तजुर्बा हो आगे, अब इस तरह की चीजें नहीं होंगी, ठीक है लाइफ में होती हैं ये नहीं, तो इंसान बाकी के दूसरे ख्यालात डेवलप शुरू कर देता है जिससे कुछ ना कुछ सुकून मिल जाए। तो आपने देखा कि आप अंदर वाले माहौल को बाहर वाले माहौल के हिसाब से एडजस्ट करते हैं, इस एडजस्टमेंट को हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कभी कभी आप कोई सूट खरीद कर लाते हैं, आप कहते हैं यार ये क्या हो गया, ये तो गलत ले लिया मैंने। फिर आप अपने आप को जस्टिफिकेशन दे दें, नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, इसको चलो जुम्मे के दिन नहीं पहन पाएंगे, ये किसी और फंक्शन में दोस्तों के साथ पहन लेंगे, कोई मसला नहीं।
तो आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं अपने ख्यालात में, ताकि वो चीज जो आपको परेशान कर रही है वो परेशान ना करे। Once made, decisions grow their own self-justifying lacks of support. यानी आप कभी कोई गलत डिसीजन ले भी लें तो आहिस्ता आहिस्ता उस गलत डिसीजन के लिए भी इतनी सारी एक्सप्लेनेशंस आपके पास आ जाएंगी जो आपको बुलाकर पुरसुकून कर देंगी। और वही एग्जाम्पल होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस का। जी बेटा, तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। अब अगर आप लोगों के पास कोई सवाल हो, कोई बात शेयर करना चाह रहे हो तो यू कैन। हेलो। नो सर, क्लियर जी सर, क्लियर है सर। अच्छा बेटा, और कोई स्टूडेंट? क्या अच्छा सर हमारे साथ जी सर क्या अगर हमारे साथ वाकई ऐसा कोई फ्रॉड या धोखा हो जाए तो उसका हल मतलब ये तो यही तो होगा ना कि चलो एक्सपीरियंस हो गया या कुछ, या हम वैसे लेने कुछ जाते हैं तो अपना कोई गलत चीज ले आए तो कहते हैं यार ये नहीं लाना था, चलो आइंदा थोड़ा सा देख के लेंगे। तो इसके अलावा मतलब इसका फिर क्या हल है अगर इंसान ये ना सोचे तो? बेटा, यही तो है, इंसान क्या कहता है कि थोड़ी यानी फेस सेविंग चाह रहा होता है ना। अब यही चीजें होती है, भाई गलत काम हो गया उससे, अब वो क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? उसको अब अंडू तो नहीं कर सकता ना। यही सोचे होती है। हम ये नहीं कहते कि हमें क्या करना चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि हम ऐसे माहौल में हम ऐसे ही करते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस करते हैं। आ रही बात समझ में? कॉग्निटिव डिसोनेंस करते हैं जब आपका बिहेवियर गलत हो, कोई गलत चीज आपके साथ हो जाए, डिसीजन आपका गलत हो जाए, तब आप इस तरह की सोचें आप अपने आप को देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है, उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली है। अब उसके साथ गलत तो हो गया, यानी फॉर एग्जाम्पल है तो सही, ये शरीयत इजाजत देती है, लेकिन आज का मुआशरा थोड़ा इसको गलत समझता है। तो वो कहती है कि पहले शुरू में वो बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन आहिस्ता तो खुद को बताती है कि नहीं, चलो ये अकेला थोड़ी है जिसने किया है, बाकी और भी तो दुनिया में लोग हैं जिन्होंने किया है, कोई मसला नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को तसल्लियां देकर वो बंदा अपने आप को खामोश करा ही लेता है। तो इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। सिंपल डेफिनेशन ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस: व्हेन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज नेगेटिव, when something bad has been decided, then and a discomfort arises inside of your heart, inside of your mind। एक तूफान उठना शुरू हो जाता है जो आपको बेचैन कर देता है। और वो बेचैनी आपको मजबूर करती है कि आप जो है, क्योंकि बाहर वाली चीज तो अब सेट नहीं हो सकती, आप अंदर वाली चीज को रोक दें, उस अंदर वाली चीज को बाहर वाली चीज के मुताबिक करें, तो आप खामोश हो जाएंगे। तो फिर आप उस अंदर वाली चीज को थोड़ा चेंज करते हैं बाहर वाली चीज के हिसाब से। उस अंदर वाली चीज को चेंज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, बेटा, sir. कोई और एग्जांपल आप बताना चाहेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस का? हेलो। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक एग्जाम्पल ये है तो जब मेरा दोस्त था, उसने पॉइंट बस में, लोकल बस में जाता था, उससे मोबाइल मोबाइल पर्स चोरी हो गया पॉकेट में। जब पॉकेट में चोरी हो गया, उसको परेशानी हुई। घर वालों ने बोला मोबाइल तुम्हारा चोरी हो गया। उसने बोला नहीं नहीं, ऐसे ही चोरी हो गया है। घर वालों ने बोला था तुम छोड़ के जाओ घर पर, कुछ नहीं होगा, कोई चोरी करके जाएगा। उसने बोला नहीं, कोई चोरी दोस्त करके गया, पता नहीं चला। फिर उसने बोला मैंने मेरे पास एग्जाम्पल, मिसाल हो गया, मैं पता चला कैसे चोरी होता है, क्यों, उस वजह से। जी, या कभी कभी ऐसा भी होता है आपकी मोबाइल स्नैच हो जाती है, अब आप खुद को मुतमईन करने के लिए कहते हैं हाँ यार वैसे भी पुरानी हो गई थी, वैसे भी इसमें ये फॉल्ट था, ये था, वो था। ठीक है बेटा, कैसी भी थी, लेकिन आपके पास एक चीज थी और अब वो आपके पास नहीं रही, लेकिन आप अपने आप को पुरसुकून करने के लिए थोड़ी तसल्लियां देते हैं। जी सर जी। जैसे नहीं अक्सर हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे कैप्टन कह रहा होता है शॉट मारो, तो शॉट मारते हैं तो कैच आउट हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं मैंने यार जानबूझ के नहीं मारा, उसने मुझे पहले बैटिंग नहीं की। हाँ, असल में वो ये नहीं कहेगा कि भाई चलो मुझसे यानी शॉट कम हो गया, वो कहेगा यार बस क्या करें, वो अनफॉर्चुनेटली वो प्लेयर वहां पे खड़ा था जिसने कैच कर लिया। चलिए ठीक है अच्छा बेटा।
अगर कोई एक सवाल है सर। जी 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 सर क्या हकीकत कबूल करना इंसानों के लिए, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए कितना मुश्किल है? क्या मैं कह रहा हूँ हकीकत और अपनी गलती को मानना कि हाँ मुझ में ही कमी रह गई, मैंने ही पढ़ा नहीं था तो मैं फेल हो गया, बजाय इसके कि मैं टीचर को ब्लेम करूँ। क्या अपनी खामियां मानना बहुत मतलब मुश्किल है या डिफिकल्ट है कि मोस्टली लोग मानते ही नहीं? बेटा मसला ये है कि आप जिस माहौल में पले बढ़े हैं ना, वो माहौल आपके माइंड कॉग्निशन पे बहुत बड़ा असर करता है। आपको माहौल ही वो मिला है जहाँ पे हर बंदा दूसरे को ही ब्लेम कर रहा होता है, तो फिर आपका भी माइंडसेट वही बन जाता है। लेकिन आदत डेवलप होने से डेवलप हो जाती है। लेकिन एक आप लोगों ने वो सुना ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी जब आपके पास कोई इरादा होता है तो आपको रास्ते मिल ही जाते हैं। अगर आप करना चाहें अगर आप करना चाहें तो हो सकता है, मुश्किल नहीं है। आप हर चीज में ये देखें कि मुझसे क्या कमी कोताही रह गई, और यही चीज कामयाबी की यानी जमानत होती है। लेकिन है बड़ी मुश्किल चीज, हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदे को अपनी गलती नजर नहीं आ सकती। और जिस बंदे को, ये बेटा अल्फाज मेरे याद रख लीजिएगा, जिस बंदे को अपनी गलती नजर आ जाए वो फिर हर बंदा नहीं रहता, वो बड़ा खास बंदा हो जाता है। जी सर। ठीक है बेटा, ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ना, आप सर